Hello everyone, welcome back to my channel Study with Chehak. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So today we will be covering Botany class 11th chapter Plant Kingdom, in which we will discuss what type of questions can come in NEET 2022 and the subsequent years. कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, विच points are PYQs. So let's get started. Plant kingdom in the previous chapter हमने पढ़ा था biological classification. इसमें हम पढ़ेंगे 5 kingdom classification का 4th kingdom the plant kingdom. ठीक है, important point है कि जो biological classification का system था 5 kingdom classification, वो हमारे R.H. Whittaker ने propose किया था, जहाँ पे 5 kingdoms थे हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी. In this chapter we will deal in detail with further classification within the kingdom Plantae, जिसको हम popularly कहते हैं plant kingdom. We must stress here that our understanding of the plant kingdom change हो चुकी है. Fungi, members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded. जो हमारा फंजाई था वो क्यों एक्सक्लूड हुआ? क्योंकि उसकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन की थी. ये हमने पढ़ा था इन द सेकेंड चैप्टर. जो हमारे मोनेरा है दे आर प्रोकैरियोट्स, और जो हमारे प्रोटिस्टा हैं दे आर सिंगल सेल्ड. That's why they were included from the plant kingdom. ठीक है, so the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. Very important. मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, सेकंड चैप्टर में भी, कि हमें ये याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया है या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बच्चे अक्सर जब पेपर में क्वेश्चन आता है लिखा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो जल्दी में ड्यू टू टाइम लिमिट प्रेशर के कारण हम उसको मार्क कर देते कि वो एल्गी है, बट इट इज़ नॉट एन एल्गी, इट इज़ अ बैक्टीरिया, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, और इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अब हम देखते हैं कि कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं एंड एट प्रेजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है. The earliest systems of classification used only gross, superficial morphological characters. Superficial मतलब not in depth, मतलब जो ऊपर ऊपर से जो हमें दिखाई देते थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बस वही यूज़ होते थे, जैसे कि उनका हैबिट क्या है, कलर क्या है, फ्लावर्स का नंबर क्या है, लीव्स की शेप क्या है, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. Very important, ये लाइन आ चुकी है इन द नीट. ये सिस्टम किसने दिया था? ये लिनियस ने दिया था. ये सिस्टम बेस्ड था ऑन द सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल. क्यों आर्टिफिशियल थे? बिकॉज दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. ये ड्रॉबैक है ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम. ठीक है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक है. ठीक है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम का ड्रॉबैक है. Wait a minute. Also, the artificial systems give equal weightage to vegetative and sexual characteristics since this is not acceptable. क्योंकि हमें पता है कि जो
हैबिट है या इवन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो बहुत ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एज अगेंस्ट दिस। अब आर्टिफिशियल सिस्टम तो नहीं यूज़फुल था, तो क्या इंट्रोड्यूस हुआ हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम which were based on the natural affinities among the organisms. Very important line. Artificial system किस पे based था? On the superficial morphological characters. किसने introduce किया था? Linnaeus ने। Artificial था, क्या ड्रॉबैक था कि वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देता था। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बट इंटरनल फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहला अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेकेंड एनाटमी, थर्ड एम्ब्रियोलॉजी एंड फोर्थ फाइटोकेमिस्ट्री। ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। क्या क्या है हमारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। और ये जो क्लासिफिकेशन था दिस वाज फॉर आवर फ्लावरिंग प्लांट्स। किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि इसमें जो फाइलोजेनी है ना उसको कंसीडर नहीं करा गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर कंसीडर्ड इन द नेचुरल सिस्टम। तो याद रखना है कि फाइलोजेनी इसमें नहीं आती। फाइलोजेनी के लिए एक अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि किस पे बेस्ड था? ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ये क्या एज्यूम करता है? दैट ऑर्गेनिजम्स belonging to the same taxa, they have a common ancestor. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. और ये तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी होती है when we don't have any evidence, fossil evidence. ठीक है, हमारे पास कोई फॉसिल नहीं है जिससे प्रूव हो सके, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम काम में आता है। इसके बाद हमारा आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो कि किससे कैरिड आउट होता है? यूजिंग द कंप्यूटर्स। It is based on all observable characters. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. अब एक प्लांट है, इसके एक कैरेक्टर को ये नंबर दे दिया, ये कोड दे दिया, ये नंबर दे दिया, और फिर बाद में मैच करते हैं कि इनमें कितने कोड्स, कितने नंबर मैच करे, कितनी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारा, इक्वल इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंट लाइन, एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद आती है हमारी साइटो टैक्सोनॉमी, विच इज़ बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक में हमारी फाइलोजेनी कंसीडर होती है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें हर एक कैरेक्टर को नंबर और कोड असाइन किया जाता है और हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। और उसके बाद आती है कीमोटैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कंसिडर करती है? ये कंसिडर करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, कि सेल में ये केमिकल है, या सेल वॉल कौन से केमिकल की बनी है, या ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी हमारा क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है कि उसका नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर क्या है। कीमोटैक्सोनॉमी हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट को इन्वॉल्व करता है। अब जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है, डीएनए का सीक्वेंस हमारा कीमोटैक्सोनॉमी में आता है। ऑल्दो जो क्रोमोसोम है वो भी डीएनए का बना होता है, डीएनए का ही बना होता है, बट डीएनए सीक्वेंस को हम कीमोटैक्सोनॉमी में कंसीडर करते हैं कि इस डीएनए में अच्छा ये मॉलिक्यूल है, ये जीन है। ठीक है,
अब हम आते हैं सबसे पहले एल्गी पे। तो एल्गी क्या होते हैं? एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते कि अच्छा इसमें ये चीज़ है, ये ऑर्गन होता है या वैसा कुछ है, बहुत सिंपल होते हैं। थैलॉइड, थैलॉइड क्या होता है? थैलॉइड मतलब एल्गी does not have roots, does not have roots, stem or leaves। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट किंगडम हमारा ऑटोट्रॉफिक हो गया, एल्गी हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और जो एल्गी है दे आर लार्जली एक्वेटिक। लार्जली एक्वेटिक में हमारे दोनों फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे कि हमारे मॉस्ट, स्टोन, सॉइल और वुड है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन। एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ, बियर। ठीक है, हमने माइकोराइजा भी पढ़ा था कि माइकोराइजा भी एसोसिएशन होती है, वो फंगस और रूट्स की होती है। फंगस और एल्गी को हम क्या कहते हैं? लाइकेन। और एल्गी को हम एनिमल्स के ऊपर भी पा सकते हैं। एल्गी और स्लॉथ, बियर फॉर एग्जाम्पल, उनका भी एसोसिएशन होता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्म, कोई फिलामेंटस है तो सारी फिलामेंटस ही मिलेंगी, नहीं। कुछ कॉलोनियल होती है, जैसे कि वॉलवॉक्सी। याद रखने हैं, एग्जांपल्स आते हैं पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज़ अ कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म हमारी वॉलवॉक्स है, फिलामेंटस हमारी यूलोथरिक्स और स्पाइरोगायरा होती है। A few of the marine forms such as kelps, they form massive plant bodies। ये इतनी मैसिव होती हैं that they can even stop the ships। They can even stop the ships, they are so massive। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method। तीनों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, याद रखना है, तीनों मेथड काम में आते हैं। Vegetative reproduction is by fragmentation। ठीक है, each fragment develops into a thallus। जैसे ये हमारे पास स्पाइरोगायरा की एक फ्रैगमेंट है, ये ब्रेक करके 2 फ्रैगमेंट में होगी और हर एक फ्रैगमेंट अगेन एक न्यू फ्रैगमेंट में डेवलप हो जाएगी। इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? ज़ूस्पोर्ट से, जो कि हमने किंगडम फंजाई में भी पढ़ा था। दे आर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल भी होंगे, क्योंकि मोटाइल फ्लैजिला की वजह से ही होते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ये गैमेट है, ये गैमेट है, दोनों का फ्यूजन होगा, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो गैमेट्स है दे कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, जैसे कि यूलोथरिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पाइरोगायरा। इसको हम कहते हैं आइसोगेमस, जब दोनों गैमेट सेम साइज के हैं। आइसोगेमस में हमारे पास यूलोथरिक्स और स्पाइरोगायरा आएंगे। यूलोथरिक्स हमारा फ्लैजिलेटेड होता है और जो हमारा स्पाइरोगायरा है वो नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सिमिलर है, आइसोगेमस डिसिमिलर है, यूडोरिना जैसे, तो उसको हम बोलते हैं एन आइसोगेमस। एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है। दोनों मोटाइल है, दोनों नॉन मोटाइल है, बेसिकली साइज अलग है, डिसिमिलर इन साइज, तो उसको हम कहते हैं एन आइसोगेमस। एंड फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट, उसको हम कहते हैं oogamous। oogamous के एग्जांपल्स हैं हमारे पास वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, इसमें जो हमारी
फीमेल गैमीट होगी वो लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी, और एक हमारा छोटा सा मेल गैमीट होगा जो कि मोटाइल होगा, और वो स्विम करके फ्यूज़ करेगा विद द फीमेल गैमीट। एंड दैट्स वाई, क्योंकि जो हमारी फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होती है, दैट्स वाई वोल्वॉक्स और फ्यूकस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। इनमें क्या होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये डायग्राम्स है हमारे पास, ये फ्रॉन्ड है, स्टाइप है, होल्ड फास्ट है। एयर ब्लैडर, अब एयर ब्लैडर का क्या काम होता है? एयर ब्लैडर प्रोवाइड्स द बायोन्सी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। हमारे पास अभी डिविजन्स है, मतलब वैसे कि क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी, तो उसमें ये सब आता है। ये आप अगर कर सकते हो तो इसको कर लेना कि डायग्राम आ सकता है कि बताओ कौन सी एल्गी है, बट जनरली अभी तक नहीं आया है। अब हम आते हैं एल्गी के यूजेस पे। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। At least half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by algae। क्वेश्चन आ सकता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैरिड आउट होता है बाय द एल्गी। सो ऑलमोस्ट एटलीस्ट अ हाफ, एटलीस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करती है एल्गी। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. Very important. They are of paramount importance क्योंकि वो primary producers हैं of the energy rich compound। ठीक है, many species of the Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? एक तो आपको ये याद रखना है कि कौन से हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम। कितने स्पीशीज़ हैं? अराउंड 70 स्पीशीज़। और जो 70 स्पीशीज़ है वो हमारी मैरीन होती हैं। दे आर नॉट द फ्रेश वाटर, दे आर मैरीन एल्गी। ठीक है, certain marine brown and red algae, they produce large amount of hydrocolloids। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं हमारे? बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर हाइड्रोकोलॉइड्स? दे आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। एल्जिन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी एंड कैरोगीन फ्रॉम द रेड एल्गी विच आर रीयूज्ड कमर्शियली। ये याद रखना है कि जो एल्जिन है वो ब्राउन एल्गी से, और जो कैरोगीन है वो हमारा रेड एल्गी से है। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, आपने देखा भी होगा अगर कोई कुकिंग रेसिपी देखी है तो उसमें अगार अगार यूज़ होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एंड इट इज़ यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। जो जेलीज का जो टेक्सचर होता है ना वो अगार अगार के वजह से होता है, और बहुत बहुत कमर्शियली यूज़ होता है, हाउस होल्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगार। क्लोरेला, अ यूनिसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन। ये हमारी सिंगल सेल्ड प्रोटीन होती है, SCP। यूनिसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी एल्गी यूज़ होती है एज अ फूड सप्लीमेंट? क्लोरेला, फॉर द स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक है, एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। पहला है हमारा क्लोरोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ये पता है आपको क्योंकि इनमें क्लोरोफिल A और B होता है जिससे इसको ग्रीन कलर इम्पार्ट होता है। दे मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर जैसे कि हमारा क्लेमाइडोमोनास हो गया, कॉलोनियल हमारा वोल्वॉक्स हो गया, और फिलामेंटस हमारा यूलोथरिक्स और स्पायरोगायरा हो गया। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। अब इसमें कौन से क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल A एंड B, वेरी इंपॉर्टेंट।
The pigments are localized in definite chloroplast. ऐसा नहीं है कि पिगमेंट आपको सेल में ऐसे बिखरे हुए मिलेंगे, पिगमेंट अपने डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में ही मिलेंगे. द क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है डिस्कॉर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप स्पिरल. ठीक है. Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. Very very important. स्टोरेज बॉडीज क्लोरोफाइसी में कौन सी होती हैं? पायरेनोइड्स विच आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. कहाँ लोकेटेड होती हैं? इन द क्लोरोप्लास्ट. PYQ पता नहीं कितनी बार आ चुका है. पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. याद रखना है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स. तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो स्टोर फूड कर सकते हैं. पायरेनोइड्स होते हैं विच आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के होते हैं. पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बेस्ड स्टार्च एंड ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल. इनर लेयर हमारी सेलुलोज की है, आउटर लेयर पेप्टोज की है. अब बहुत बच्चे ऐसे ही याद रखते हैं, अच्छा सेलुलोज और पेप्टोज होते हैं इसकी सेल वॉल में. अब पेपर में क्वेश्चन आया कि जो आउटर लेयर है वो सेलुलोज की है और इनर लेयर पेप्टोज की है. बच्चे सही कराते हैं. गलत है, क्योंकि जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की होती है और जो पेक्टिन है वो आउटर लेयर में होता है. ठीक है. इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यूजुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है हमारे फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, जो कि जूस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होंगे. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamy and oogamous. ये अभी हमने पढ़ा कि आइसोगेमस कौन कौन से होता है, एनाइसोगेमस और oogamous कौन कौन से होते हैं. ठीक है. क्लोरोफाइसी के बाद हमारे पास आते हैं फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी. दे आर फाउंड प्राइमरली इन द मैरीन हैबिटेट्स. ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैरीन हैबिटेट्स में ज़्यादा मिलते हैं. एंड दे शो ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड फॉर्म. जैसे कि हमारे पास एक छोटी सी सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म है, एक एक्टोकार्पस, टू द प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म represented by kelps. Kelps अभी मैंने बताया, they are so massive that they can even stop the ships. They may reach a height of 100 meters. इनमें कौन से क्लोरोफिल होते हैं? इनमें क्लोरोफिल A, C होते हैं. अदर पिगमेंट्स हमारे कैरोटिनॉइड्स और xanthophyll होते हैं. ये याद रखना है कि क्लोरोफाइसी में कौन से पिगमेंट्स हैं, फियोफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल है, कौन से पिगमेंट्स, और रोडोफाइसी में कौन से इंपॉर्टेंट हैं पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट. दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द xanthophyll पिगमेंट फ्यूकोक्सैंथिन present in the plant body. Food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminaria और मैनिटोल. वेरी इंपॉर्टेंट. फूड किसके फॉर्म में स्टोर होगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे होते हैं लैमिनेरिन और मैनिटोल. द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. क्लोरोफाइसी में सेलुलोजिक सेल वॉल होगी covered by an outer layer of pectin, और फियोफाइसी में सेलुलोजिक सेल वॉल है covered by algin. ठीक है. The protoplasm contains in addition to plastids तो होंगे ही, एक centrally located vacuole और न्यूक्लियस होगा. हमें पता है कि प्लांट्स में वैसे ही जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी प्रोमिनेंट, और इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा.
जो प्लांट बॉडी है इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। अटैच हमारा होल्ड फास्ट से होगा। जो स्टॉक है उसको हम कहते हैं स्टाइक, और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है उसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हमारी फ्रेगमेंटेशन से होगी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर से होगा। ये इम्पॉर्टेंट है वर्ड, बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स दैट आर pear shaped। अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, कौन सी शेप के होंगे? pear shaped होंगे। एंड दे हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। दो फ्लैजिला होंगे और वो भी इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, जो कि हमारा क्लोरोफाइसी में भी था। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम ओगेमस स्पीशीज। जो हमारे गैमीट्स हैं दे आर पायरिफॉर्म एंड बियर टू लैटरली अटैच फ्लैजिला। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कैरेक्टरिस्टिक है ये फियोफाइसी का। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, pear shaped and bear two laterally attached flagella जो कि अनइक्वल होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गैसम एंड फ्यूकस। आपको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि कौन सी एल्गी कौन सी क्लास को बिलोंग करती है। फियोफाइसी के बाद हम आते हैं रोडोफाइसी में। The members of the Rhodophyceae are commonly called red algae क्योंकि इसमें red pigment है R phycoerythrin। कौन सा pigment है? R phycoerythrin in their body। Majority of the red algae are again marine। फियोफाइसी भी हमारे जनरली मैरीन है, रेड एल्गी भी हमारे मैरीन है, विद द ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज। वेरी इंपॉर्टेंट, मिलेंगे ये तीनों एरियाज में, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द कंसंट्रेशन है वो वार्मर एरियाज में मिलेंगे। एंड दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ। ज़्यादातर वार्मर एरियाज में मिलेंगे और क्लोज टू द सरफेस और डेप्थ में भी मिलेंगे जहाँ पे मुश्किल से ही कोई लाइट पहुँचती हो। The red thalli of most of the red algae are multicellular, very important, and some of them have complex body organization. Very important word, जो फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है? बेसिकली इट इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। इट इज़ अ PYQ कि रोडोफाइसी में जो फूड है वो किसके फॉर्म में किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो फ्लोरिडियन स्टार्च, या जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसके सिमिलर होती है? टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। The red algae usually reproduce vegetatively by the fragmentation and they reproduce asexually by the non-motile spores and sexually by the non-motile gametes। हमने फियोफाइसी में पढ़ा कि जो उनके गैम्यूट्स होते हैं they are biflagellated, लेकिन रोडोफाइसी में जो स्पोर्स और जो गैम्यूट्स हैं दोनों ही नॉन-मोटाइल होते हैं। रोडोफाइसी के बाद हमारे पास एक टेबल है विच इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसमें से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी, और इसमें पिगमेंट्स क्या है? A B। फियोफाइसी में A C फ्यूकोक्सैंथिन, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल A D फाइकोराइथरिन। अब आता है स्टोर्ड फूड कि कौन से क्लास में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है। मैनिटोल और लेमिनेरिन हमारा फियोफाइसी में है
और फ्लोरिडियन स्टार्च हमारा रोडोफाइसी में है। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके सिमिलर है? टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। सेल वॉल, क्लोरोफाइसी की जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है और आउटर सेल वॉल पेक्टिन की होती है। फियोफाइसी की इनर सेल वॉल सेलुलोज की होगी और एक आउटर कवरिंग होगी एल्जिन की। रोडोफाइसी में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला है वो 2 से 8 हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी एल्गी है। इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। आपको पोजीशन भी याद रखनी है कि दे आर एपिकल। फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला होंगे, वो भी अनइक्वल होंगे और लैटरल होंगे। और रोडोफाइसी में तो जो फ्लैजिला है दे आर एब्सेंट इन बोथ स्पोर्स एंड गैमीट्स। अब हम हैबिटेट की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी हमारा तीनों टाइप में मिल जाएगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फियोफाइसी फ्रेश वाटर में रेयर है, जनरली मैरीन वाटर में ये ज़्यादा मिलते हैं फियोफाइसी। रोडोफाइसी अगेन मैरीन वाटर में ज़्यादा मिलते हैं। ओके, sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization developments. Sexual reproduction कैसी होती है रोडोफाइसी में? oogamous होती है and is accompanied by the complex post-fertilization developments. Very important, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रोडोफाइसी का। ये लाइन पेपर में आ गई, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ रोडोफाइसी की बात हो रही है। कॉमन मेंबर्स क्या है? पॉलीसिफोनिया, पोर्फायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। थैलोफाइट्स या एल्गी के बाद हमारे आते हैं ब्रायोफाइट्स विच इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ये 4 हमें डायग्राम्स दे रखे हैं। जो पहला है हमारे पास वो मार्शेंटिया है और जो सी है वो फ्यूनेरिया है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, और जो ये है ये हमारा स्फैग्नम है। ठीक है, गैमेटोफाइट दे रखा है हमें। अब ये जो मार्शेंटिया है, अब अगर कोई डायग्राम आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये हमारा फीमेल थैलस है, ये हमारा फीमेल है, ये हमारा मेल है। कैसे पता चलेगा? ये देख रहे हो, ये मैंने तो ऐसे याद करा था। जो बहुत ज़्यादा खुश है वो फीमेल है, जो थोड़ा सैड है वो मेल है। ठीक है, ये है हमारा मार्शेंटिया, ये हमारे गैमा कप है। ये जहाँ पे गैमा कप है ये हमारी, जहाँ पे हमारे राइजर्ड्स है वो हमारी वेंट्रल साइड है, और जहाँ हमारे गैमा कप है वो हमारी डोर्सल साइड है। ठीक है, ये आर्कियोगोनिफोर हो गए जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये गैमा कप हो गए, एसेक्सुअल होते हैं, और ये हमारे राइजर्ड्स होते हैं। राइजर्ड्स मतलब रूट लाइक, एग्जैक्टली रूट नहीं होते बट दे आर रूट लाइक, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राइजॉइड्स। ठीक है, जैसे हमारा वायरॉइड्स था ना वायरस लाइक, वैसे ही राइजॉइड्स है रूट लाइक। मार्शेंटिया के बाद हमारा आता है फ्यूनेरिया, दे रखा है हमें गैमेटोफाइट और ये स्पोरोफाइट। ये लेबलिंग आ सकती है इसकी। ये सेटा है, ये हमारा कैप्सूल है जिसमें हमारे स्पोर्स बनते हैं। ये कैप्सूल बस्ट होगा और जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। और जो स्पोरोफाइट है इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। इसके बाद हमें दे रखा है स्फैग्नम। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि
एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट क्या होते हैं? Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil, but they are dependent on the water for sexual reproduction. Very important क्वेश्चन आएगा कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हमारे कौन होते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। They usually occur in damp, humid and shaded localities and they play an important role in plant succession on bare rocks and soil. Again a question कि कौन सी जो plants है they play an important role in plant succession on bare rocks. तो पहले हमारे ब्रायोफाइट्स आते हैं। जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है देन दैट ऑफ द एल्गी। ये भी थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट भी हो सकती है, प्रोस्टेट या इरेक्ट भी हो सकती है एंड इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। अगर हमारे लीवर बर्ड्स हैं तो यूनिसेल्युलर होते हैं और मोसेस में हमारे मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं। They lack tree roots, stem or leaves, but they may possess root-like, leaf-like or stem-like structures. Very important. जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है वो हमारी हैप्लॉइड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइट में दो प्लांट बॉडीज होंगी। अब जो हमारी मेन प्लांट बॉडी है ना वो हमारी हैप्लॉइड होती है और जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो हमेशा गैमेटोफाइट होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है, ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। अब इस गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे विच आर मल्टी सेलुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन है तो प्रोड्यूस करेगा बाई फ्लैजिलेट। कितने फ्लैजिलेट? बाई फ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स। और जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं आर्किगोनियम विच इज आर फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। एंथ्रीडियम हमारे बहुत सारे एंथीरोजोइड्स को रिलीज करेगा विच विल स्विम इन वाटर। क्यों स्विम कर पा रहे? क्योंकि वो बाइफ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है। इट विल रीच द आर्किगोनियम वेयर इट विल फ्यूज विद द एग एंड प्रोड्यूस अ जाइगोट। जो एंथीरोजोइड्स हैं वो वाटर में रिलीज होंगे। इसी के वजह से जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है फॉर देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड हेंस दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब जो एंथीरोजोइड है वो फ्यूज़ करेगा विद द एग और क्या प्रोड्यूस करेगा? जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। अब हमने पढ़ा है कि अगर ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, जो वो फ्यूज़ करेगा तो जाइगोट जो है हमारा डिप्लॉइड होगा और क्योंकि वो डिप्लॉइड है तो वो मियोसिस अंडरगो करेगा ताकि जो प्लांट हो वो हैप्लॉइड हो अगेन। बट इस केस में जो जाइगोट है वो मियोसिस अंडरगो नहीं करेगा, वो इंस्टेड एक डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करेगा स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं होता बट इज अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट और उसी से ही अपने नरिशमेंट लेगा। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स और ये जो स्पोर्स हैं दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। हम ये डायग्राम देखते हैं। हमारे पास ये गैमेटोफाइट है, मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथीरोजोइड्स रिलीज हुए फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन, जिसने वाटर में स्विम किया वो आर्किगोनियम में गया और एग के साथ फ्यूज करके उसने एक जाइगोट प्रोड्यूस किया। अब जाइगोट मियोसिस ना करके एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेगा
जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, विच इज अटैच टू द गैमेटोफाइट। ठीक है, ये अटैच होती है टू द गैमेटोफाइट, डिपेंड होगी, नरिशमेंट डिराइव करेगी। ये जो हमारा गैमेटोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट अपने सारे नरिशमेंट गैमेटोफाइट से ले रहा है। अब स्पोरोफाइट में जो हमारा कैप्सूल्स है, इसके जो कुछ सेल्स हैं वो मियोसिस अंडरगो करेंगे और स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब जब ये कैप्सूल बस्ट होगा तो जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स होंगे, अलग अलग जगह पे फैलेंगे और दोबारा गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करेगा और जो साइकिल है वो रिपीट होगा। यही इन्होंने बस लिखा है कि कैसे स्पोरोफाइट से स्पोर्स रिलीज होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो के एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगा स्पोरोफाइट और जो साइकिल है वो रिपीट होगा। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स की इम्पोर्टेंस की। अच्छा, ब्रायोफाइट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बट भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? दे आर in general are of little economic importance, but some mosses provide for herbaceous animals, birds and other animals। ये नीट में आ चुकी है ये स्टेटमेंट। अब जो स्वेगनम है हमारा, a moss, it provides the peat that have been long used as a fuel and as a packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। ये तो इतनी बार आ चुका है ना कि कौन सी स्पीशीज़ है, कौन सा प्लांट है जो कि यूज़ होता है एज अ पैकेजिंग मटेरियल, स्वेगनम होता है। और क्यों यूज़ होता है, रीज़न क्या है? ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू होल्ड द वाटर। Mosses along with the lichens are the first organisms to colonize rocks। Very important, ये दोनों mosses और जो lichen association है हमारी, they are the first organisms to colonize rocks। अब ये क्या करते हैं, जब ये ग्रो करते हैं ना तो जो rocks है they decompose, and जब रॉक्स डिकम्पोज होते हैं तो उससे हमारी सॉइल बनती है और उसी सॉइल से जो हमारे हायर्ड प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं। ठीक है, सिंस मॉसेस दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर आपने कभी देखा हो कि जो मॉसेस है ना वो थिक होते हैं, ऐसे लगता है किसी ने ग्रीन मैट बिछा दी है। उससे क्या होता है, जो रेन का जो इम्पैक्ट होता है ना वो कम हो जाता है और जो सॉइल इरोजन है वो भी हमारी कम हो जाती है। अब ब्रायोफाइट्स के दो डिविजन है हमारे, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। पहला आता है हमारा लिवरवर्ट्स, विच ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट shady habitats such as bank of streams, marshy ground, dam soil। अब लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब ट्री रूट स्टेम लीव्स इसमें एब्सेंट है। एग्जाम्पल क्या है लिवरवर्ट का? मार्शेंटिया, जो हमने अभी पढ़ा था कि ये फीमेल वाला है वो मेल है, वो मार्शेंटिया है हमारा। जो थैलेस है वो डॉर्सी वेंट्रल है। मैंने अभी बताया कि कौन सी वेंट्रल साइड होती है और कौन सी डॉर्सल साइड होती है। जो रूट्स वाली साइड होगी वो वेंट्रल होगी और जो आर्किगोनियोफोर वाली साइड होगी, एंथेरिडियोफोर वाली, वो हमारी डॉर्सल साइड होती है। इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ऐसे फूला नहीं होता, चिपटा हुआ होता है टू द ग्राउंड। ठीक है, जैसे रोटी चिपटी हुई होती है, ये भी चिपटा हुआ होता है। ठीक है, द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure। Very important, ये लाइन आ चुकी है। The leafy members जो है they have tiny leaf-like appendages जो कि present होगी 2 rows में on the, जो उनकी जो stem-like structure होती है
ट्रू स्टेम तो एब्सेंट होती है, बट जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है। फ्रेगमेंटेशन हमें पता है क्या होता है, बट एक न्यू चीज़, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमे। जो गैमे हैं हमारे, दे आर ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया हमारा, मल्टी सेलुलर। और कैसे होते हैं? एसेक्सुअल बर्ड्स which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli। gamma cups हैं, उसमें हमारे gamma होते हैं। ये जो gamma होते हैं, they are green, they are multicellular and they are asexual birds। the gamma become detached from the parent body। अभी जो gamma है हमारे ना प्लांट बॉडी से डिटैच होंगे और ये फ्लोट करेंगे एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एसेक्सुअल। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसमें हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथीरियोफोर, आर्कियोगोनियोफोर। ये सेम प्लांट बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ऑन द डिफरेंट प्लांट बॉडी। जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएटेड है इनटू अ फुट, सेटा एंड कैप्सूल। फुट जिससे वो अटैच है, जो सेटा है हमारा वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और कैप्सूल हमारा वो पार्ट है जिसमें म्योसिस होता है। और जब स्पोर्स बन जाते हैं तो जो कैप्सूल है वो बस्ट हो जाता है और जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स हो जाते हैं टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट बॉडी कॉल्ड गैमेटोफाइट। आफ्टर म्योसिस जो स्पोर्स है दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। इम्पॉर्टेंट वर्ड है विद इन द कैप्सूल। and these spores they germinate to form free living gametophytes। हमें याद रखना है कि जो गैमेटोफाइट है वो हमारा फ्री लिविंग होता है और जो स्पोरोफाइट होता है वो नॉन फ्री लिविंग होता है, मतलब वो अटैच होता है टू द गैमेटोफाइट, पार्शियली डिपेंडेंट या टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन द गैमेटोफाइट। अपनी नरिशमेंट स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से ही मिलती है। लीवर वर्ड्स के बाद हमारे आते हैं मॉसेस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस गैमेटोफाइट है, जिसमें एक तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। अब हमारे गैमेटोफाइट में भी दो स्टेजेस आते हैं। जो पहली स्टेज है हमारी वो हमारी आती है प्रोटोनीमा स्टेज, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। हमें पता है कि जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, उस स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। तो जो हमारी पहली स्टेज है प्रोटोनीमा वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। और जो ये प्रोटोनीमा स्टेज होती है ना, ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। प्रोटोनीमा के बाद जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है, जो कि डेवलप करता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लैटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में एक लैटरल बर्ड होगी, उससे ये डेवलप होता है। और लीफी स्टेज में हमारे पास अपराइट स्लेंडर एक्सेस आते हैं बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। प्रोटोनीमा हमारा क्रीपिंग था और जो हमारा लीफी स्टेज है वो अपराइट होता है, जिसमें हमारे स्लेंडर एक्सेस आते हैं। और ये किससे सॉइल से कैसे अटैच होते हैं? थ्रू द मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, ब्रांच होते हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी प्लांट बॉडी में और कौन सी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? तो गैमेटोफाइट में जो सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज, उसमें हमारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका भी वही साइकिल है जो लीवर वर्ड्स का होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, या हमारा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्डिंग हो सकती है। बर्डिंग हमने पढ़ा था पहले भी क्लासेस में कि ये हमारी बर्डिंग हो गई ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ये डिटैच हो जाते हैं और फिर ये दोबारा से एक न्यू ग्रो करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एंथीरिडिया और आर्कियोगोनिया है,
जो कि प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। वेरी इम्पॉर्टेंट, जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो डेवलप होगा इनटू अ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होंगे, फुट, सेटा, कैप्सूल। अब जो स्पोरोफाइट है ना मॉसिस में, इट इज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ द लिवरवर्ट, और यही चीज यहाँ पे लिखी है। बेसिकली लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट होता है ना हमारा, वो टोटली डिपेंडेंट होता है ऑन द गैमीटोफाइट, टोटली डिपेंडेंट। लेकिन मॉसिस में जो स्पोरोफाइट है वो पार्शली डिपेंडेंट होता है ऑन द गैमीटोफाइट, बिकॉज द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर इलेबोरेट। जो कैप्सूल है उसमें स्पोर होगा, कैप्सूल के जो सेल्स है वो म्योसिस करेंगे, स्पोर्स अंडरगो करेंगे, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द म्योसिस। ये हमें पता है जब म्योसिस होगा तभी हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे। द मॉसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मॉसिस है दे हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, और इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। ये हमें याद रखने हैं। लिवरवर्ट में था हमारा मार्शेंटिया, और मॉसिस में हमारे आते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। और मॉसिस में हमारे प्रेजेंट होते हैं पेरिस्टोमल टीथ, पेरिस्टोमल टीथ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेरिस्टोमल टीथ है वो किन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन द मॉसिस। तो हमने अभी जितना भी चैप्टर कवर किया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसकी हर लाइन ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने मार्क करवा दिए हैं आपको और एक्सप्लेन भी कर दिया है। आई होप आपको समझ आ गया हो। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर नाउ आई होप कि आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करा हो, हाईलाइट करा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनको प्रैक्टिस करो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी सेफ, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।